भाई कैसे हो? आई हो अच्छे हो, ठीक है। सो पिछले वीडियो में हमने बैंकिंग के ऊपर बात करी थी और इस वीडियो में आज हम बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे। सो हमने नेक्स्ट वीडियो में, आपने अगर नहीं देखी तो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कमर्शियल बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है, यानी कि कमर्शियल बैंक या आपका वाणिज्य बैंक होता है मुद्रा की पूर्ति, यानी कि मुद्रा की पूर्ति मनी सप्लाई कैसे करता है, ये है, ठीक है। और ये इस वीडियो में बात करने वाले कि केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण कैसे होता है, केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण कैसे करती है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें पूरी वीडियो देखनी है। ये पहला इसमें पॉइंट आपका मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा है आपका गुणात्मक उपकरण यानी कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इन्हीं दो के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम थोड़ा बुक में देखते हैं, बुक में क्या दे रखा है सो देखते हैं। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न माप अपनाती है, ठीक है। अधिकतर ये माप वाणिज्य बैंकों द्वारा साख पूर्ति से संबंधित है। इन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी कौन सी है? मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा आपका गुणात्मक उपकरण यानी कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सो थोड़ा और देखते हैं। इन उपकरणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। ओके, ये ध्यान देने योग्य है कि इन उपकरणों का प्रयोग मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी जाल होता है तथा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में अस्फीति जाल होता है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं आपका साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसी के ऊपर देखते हैं। सो पढ़ते हैं थोड़ा। सो मात्रात्मक उपकरण यानी कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स साख नियंत्रण के वह उपकरण हैं जो अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाता है और अस्फीति से निपटने के लिए मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। इन उपकरणों का संक्षिप्त विवरण नीचे गया है। अब देखिए जो आपका ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं अच्छे से। तो पहला है बैंक रेट या कह दो बैंक दर कह दो, ठीक है। पहला आपका बैंक दर हो गया और दूसरा आपका हो गया इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन। भाई मेरे लिखते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं खुले बाजार की प्रक्रियाएं या क्रियाएं, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं। और तीसरा आपका रेपो रेट। दिक्कत मान लो भाई सब बताऊंगा, ठीक है आपको। जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेपो दर। और चौथा है आपका विपरीत रेपो रेट यानी कि रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। फोर्थ है आपका रिजर्व रेपो रेट यानी विपरीत रेपो दर, ठीक है। और पांचवा आपका कौन सा है? इसमें पांचवा दे रखा है आपका कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया था। कैश रिजर्व रेशियो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CRR, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं नगद आर्जित अनुपात। और जो आपका लास्ट है 6 वो आपका SLR, ठीक है। SLR मैंने शायद आपको नहीं बताया था पुरानी वीडियो में, पहले मैंने आपको CRR बताया था। SLR इंपॉर्टेंट है, ये भी देखते रहना, ठीक है। इसे हम कहते हैं वैधांतिक तरलता अनुपात। SLR फुल फॉर्म है सिचुएशनल लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देख लेना इसे। इसे हम कहते हैं SLR, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं आपका वैधांतिक तरलता अनुपात। क्या कहेंगे? वैधांतिक तरलता अनुपात, ठीक है।
वेदांतिक तरलता अनुपात। ओके, लिखते जाइएगा मेरे भाई। तो पहले पहले आप जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से। लिख लिया? तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स पे पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। पहला है आपका बैंक रेट, कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट को क्या मतलब, इससे नियंत्रण, साख नियंत्रण कैसे पूर्ति होती है, सॉरी साख मुद्रा पूर्ति पर कैसे नियंत्रण होता है, ठीक है। तो देखते हैं बैंक रेट। बैंक रेट से अभिव्यय उस दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को मुद्रा उधार देती है। अब बैंक रेट क्या है, ये उस रेट से है जिसमें जो भारत आरबीआई है भारत की, वो वाणिज्य कमर्शियल बैंक को जो मनी उधार देती है वो इस रेट पे देती है कि हाँ भाई तुम्हें 4% या 5% हमें वापस देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें उधार दूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट समझ लेंगे, फिर से बता देता हूँ। बैंक रेट उस रेट को कहते हैं, मान लीजिए कि जो हमारी आरबीआई है वो किसी वाणिज्य या कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, उधार दे रही है, ठीक है, उसे बैंक रेट कहते हैं। सो आगे देखते हैं। आपका है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार की प्रक्रिया। मैं आपको एक काम करूंगा, पहले इनकी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इनसे मुद्रा की पूर्ति, ओ सॉरी हाँ एक सेकंड, हाँ, इससे स्फीतिकारी जाल और अस्फीति से इससे स्फीतिकारी जाल और अस्फीति से कैसे निपटते हैं, ठीक है। इन पॉइंट से ही निपटते हैं, पूरा मैं आपको बता दूंगा, दिक्कत ना हो। सो दूसरा देख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, हेडिंग नहीं डालो, इसकी पॉइंट बता रहा हूँ। पहला है खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्रिय, आरबीआई द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना तथा खरीदना है, ठीक है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचने से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को सोख लेता है और प्रतिभूतियों को खरीदने से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता छोड़ता है। प्रतिभूति आपका क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट होते नहीं, कुछ भी ले लीजिए, माई लाइक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कुछ भी ले लीजिए, बैंक की कमर्शियल बैंक की प्रॉपर्टीज वगैरह होगी। इसमें एक दे रखा है एनएससीज, ये है, ये भी आपका खुले उसमें आता है प्रतिभूतियों में, ठीक है। इसे खरीदते बेचते, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे भाई। सो आई होप आप समझ गए खुले बाजार की प्रक्रिया क्या है। मतलब कि आरबीआई सरकार द्वारा जो प्रतिभूतियां होती है उन्हें खुले बाजार में खरीदती है और बेचती है, ठीक है। ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और थर्ड पॉइंट आपका रेपो रेट, यानी कि रेपो दर। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखिए वह दर जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में, वह रेट जिस पर केंद्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, रेपो रेट कहलाती है, ठीक है। तो देखिए ये वो दर होता है जिसमें केंद्रीय बैंक होती है ना, वो खुले बाजार में जाकर सरकार की प्रतिभूतियों को खरीद कर वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन ऋण को प्रदान करती है और इसे ही रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। आइए आप समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं विपरीत रेपो रेट, यहाँ रिजर्व रेपो रेट, ये सेम इसका उल्टा है, इसका उल्टा विपरीत रेपो रेट है। मैं बताऊँ कैसे। इसमें क्या होता था, एक सेकंड, हाँ, इसमें क्या होता था कि हमारा वो सेंट्रल बैंक होता था, वो कमर्शियल बैंक को वो देता था भाई ऋण, वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के। अब इसमें क्या होता है, जो ऋण लेती है ना कमर्शियल बैंक, उसे वापस करती है। देखो आप पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो वह दर, देखिए विपरीत रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट इज वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय एवं वाणिज्य बैंकों से जमाएं स्वीकार करती है। मैंने आपको बताया था, देखो भाई रेपो रेट में क्या करा, जो केंद्रीय बैंक हमारी आरबीआई को मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। आरबीआई ने क्या करा, कमर्शियल बैंक उन्होंने दिया। अब जो विपरीत रेपो रेट यानी रिजर्व रेपो रेट में क्या करा, जो आपकी कमर्शियल बैंक थी ना, उन्होंने आरबीआई को वापस वो जमाई दी, जो उन्होंने ली थी आरबीआई से, वो उधार जो लिया था उसे वापस चुकाया उसी रेट पे, ठीक है। आगे देखते हैं। वो देखिए वाणिज्य बैंकों से जमाएं स्वीकार करती है, ओके, ये हो गया था। विपरीत रेपो दर कहलाती है, ठीक है। इसे विपरीत पुनः खरीद दर भी कहते हैं। इस स्थिति में एक विपरीत पुनः खरीद समझौते पर दोनों पक्षधारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिस पर यह लिखा होता है कि प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित कीमत पर तथा एक दी हुई तिथि पर पुनः खरीदा जाएगा। विपरीत रेपो दर वाणिज्य बैंकों को ब्याज सृजित कराने में अनुमति देता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका CRR, नगद आर्जित अनुपात या फिर कैश रिजर्व रेशियो। सो देखिए CRR से अभिप्राय एक बैंक की कुल जमाओं के उस न्यूनतम अनुपात से है जो उसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है।
मान लीजिए जो आपकी कमर्शियल बैंक है उसका जो कुल जमा है ना उसका कुछ एक पॉइंट होगा कि भाई इसे रखना पड़ेगा। मान लो मैं 10% है, मान लो किसी बैंक के उदाहरण लेके चल रहा हूँ कि उसके पास 1 लाख टोटल जमा है, ठीक है। हाँ, 1 लाख टोटल उसकी कुल जमा है, उसके बाद 1 लाख टोटल पैसा है उसकी बैंक में भी पड़ा है। सो वो क्या करेगी, एक निश्चित अनुपात, जैसे कि मैं 10% लेता हूँ, 10% आपका कितना हो गया, 10% हो गया आपका 1000, ठीक है, 10,000, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा कमर्शियल बैंक, क्या करेगा कि ऐसे उसके पास 1 लाख तो है अभी बैंक के, अब उसे क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक को या सेंट्रल बैंक को कुछ निश्चित अनुपात, मान लीजिए 10% के आसपास उसे देना पड़ेगा, किसे, सेंट्रल बैंक को रखने के लिए। ये बेसिकली जो CRR होता है ना, ये हमारी सेंट्रल बैंक ही निर्धारित करती है कि CRR कितना परसेंट है, और अभी भारत में मेरे साथ 4.3 के आसपास है, मैंने देखा नहीं, एक बार देख लेना। और जो SLR होता है वो भी केंद्रीय बैंक द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है कि भाई SLR का जो दर है वो इतना होगा, तुम नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR। तो देखिए, प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास सरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, इसे वैधानिक, ओके, दोबारा से, प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है, इसे वैधानिक, ओके। तो देखिए, जितने भी आपकी कमर्शियल बैंक है, जितने भी ले लो, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक निश्चित प्रतिशत, या मान लो कि 10%, 40%, ये 40% पैसा है वो बैंकों के अपने पास रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंकों को, किसके रूप में, तरलता के रूप में, कि भाई कभी भी कोई बंदा है तो लो भाई, दो लोन का प्रोसेस है, पूरा करो, लोन ले जाओ, ठीक है। तरलता बेसिकली इसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पॉइंटों से क्या नाम है आपका, स्फीतिकारी और अस्फीति कैसे नियंत्रण होती है, ठीक है। सो पहले आप जल्दी चीजें लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इन पॉइंटों से, ये पॉइंट आप देख रहे हैं कि सर ने क्या लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वही है आपका BR बैंक रेट, OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, RR मानी रिजर्व रेट, रिजर्व रेट की, हाँ, रेपो रेट, और RR मानी कि रिजर्व रेपो रेट, एंड CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR यानी सिचुएशनल लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। भाई ये जो मैं लिखा था वही है, वैसे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म कर दी कि लिखने में आसानी हो। अब देखो, बैंक रेट से मुद्रा अस्फीति, मतलब स्फीतिकारी जाल और अस्फीति कैसे नियंत्रित होती है, तो इसे देखते हैं। तो देखिए, विपरीत रेपो दर में जब कमी होगी, सॉरी, गलती होगी, हाँ, जब देखो भाई जो बैंक रेट है ना, ये बैंक रेट जब बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, बैंक रेट बढ़ने के साथ ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है उसमें क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी। अब भाई बैंक रेट बढ़ेगा तो जो कमर्शियल बैंकों से क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को जो ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी, भाई पहले 2% देनी पड़ी थी, 10% देनी पड़ रही है। जब भाई ब्याज रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, पूंजी की लागत में वृद्धि आएगी, पूंजी की लागत में वृद्धि आएगी, पूंजी की लागत में वृद्धि आएगी तो साख की मांग में कमी आएगी। भाई पूंजी की लागत में वृद्धि होगी, भाई जो 10 लाख रुपए में, मान लो, सॉरी, हाँ, 10,000 रुपये मुझे 10% देना पड़ रहा है, या 1% मेरे को आज डेट में, मैं ये मानता हूँ 10,000 रुपये पे मुझे 5% देना पड़ रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुझे 10% में 10,000 रुपये 10% देना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा भाई, पूंजी की लागत तो बढ़ी, इसके साथ हमारा क्या होगा, हाँ, जो इसकी मांग में वृद्धि होगी ना, वो जो मांग में हाँ, जो साख की मांग होगी ना उसमें कमी आएगी, साख की मांग में कमी आएगी, ठीक है, गिरेगा, डाउन होगा। साख की मांग में कमी आएगी तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। अब आगे जाओ, समझ गए होगे, तो मुद्रा पूर्ति में कमी आएगी तो फिर आपका जो स्फीतिकारी जाल है वो नियंत्रित में आएगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण होगा। अब सेम इसका उल्टा कर दो, देखो जब बैंक रेट घटेगा तो ब्याज दर घटेगा, ठीक है, और ब्याज दर घटेगा तो पूंजी की लागत घटेगी, पूंजी की लागत घटेगी तो साख की जो मात्रा वो बढ़ेगी, और साख की मात्रा जब बढ़ेगी तो जो मुद्रा पूर्ति है वो ज्यादा होगी, और जब मुद्रा पूर्ति ज्यादा होगी तो उस कारण क्या होगा, हाँ, अस्फीति का नियंत्रण होगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्फीति, वो मुद्रास्फीति और अस्फीति क्या है। मुद्रास्फीति यानी वो है जो मनी में, सॉरी, मार्केट में बहुत ज्यादा मनी का आना, और सॉरी बहुत कम मनी का आना, ठीक है, मुद्रा, सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट गाइस, बस एक मिनट।
ओके दोस्तों, हाँ। तो देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या है कि भाई जो मार्केट है उसमें जो पैसा है, जो मनी बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो बैंक को क्या करना है कि उस पैसे को वापस लेना। अब देखो आप ही सोचो, जब मार्केट में मनी ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन पैदा होगी, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, समझ लो ना। जो आज चीज़ 10 की बिक्री है, करो 50 की बिकने लगी, भाई पैसा है, सब बंदे पे पैसा है गेट में। एक बात करूँ, ठीक है। अब इसी हिसाब से अस्वीति क्या है, अस्वीति में ये है कि भाई पैसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या करना है, भाई मार्केट में पैसा नहीं, तो हमें पैसा मार्केट में डालना है। वो कैसे होगा, लोन द्वारा होगा। भाई लोन ही बंदे लेंगे ना, आर्केट में बेसिकली लोन ही लेते हैं भाई। बिजनेस कौन कितने बंदे कर लेंगे भैया, ऐसे 1 करोड़ कर लेंगे। हमारे देश की जनसंख्या कितनी, 140 करोड़, समझ सकते हो ना। ठीक है, वैसे मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, जितने भी युवा मेरे भाई हैं, सब भाई बिजनेस करो। देखो ये देखो कि आपका माइंड कहाँ जाता है, आपका जहाँ माइंड जाता है ना, आप भी उसी जगह जाओ। आप किसी के झांसे में बोलो, अपनी फैमिली के झांसे में। अगर हाँ आप अगर बड़े बैठे हो तो भाई मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो आपकी लाइफ है भाई, आपके ऊपर प्रेशर होता है, डोंट नो भाई। अगर आप छोटे या बीच वाले लड़के हो, लाइक मजले जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर वो लड़के, तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई हम मुझे बिजनेस करना है, या मुझे कुछ इंस्टीट्यूट करना है, मुझे कुछ भी करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी, प्राइवेट जॉब करनी, आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। किसी का प्रेशर में बताओ, जो आपका माइंड क्या है ना, वो आपका जो माइंड और दिल जो कहता है ना, उसकी सुनो, और किसी की मत सुनो, तभी आप सक्सेस की लाइन पे जा पाओगे, ठीक है। ओके, सो आप ये समझ गए BR क्या है, आई मीन बैंक रेट से कैसे मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, इससे मुद्रास्फीति कैसे वो होती है। इसका तो हम रहने देते हैं, क्योंकि इसका भाई बहुत ज़्यादा है। इसके मैं, आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है, प्रॉपरली एकदम नोट्स भेज दूंगा। आप मुझे बोल देंगे सर मुझे आपका बैंकिंग वाले चैप्टर के नोट्स चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट अब देखते हैं। तो देखो, जब रेपो रेट में वृद्धि होगी, जब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पूंजी की लागत है उसमें वृद्धि होगी। पूंजी लागत में वृद्धि होगी। अब पूंजी लागत में वृद्धि होने के बाद क्या होगा, साख की मांग में कमी आएगी। साख की मांग, ठीक है, साख की मांग में कमी आएगी। और साख की मांग में कमी आने के कारण क्या होगा, वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा पूर्ति, ठीक है, वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। और मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी तो भाई क्या होगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण होगा। कि भाई देखो मनी तो मार्केट में आ नहीं रहा है, तो ये ऑलरेडी सब पे पैसा बहुत ज़्यादा होगा, तो भाई इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, सो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सेम इसका उल्टा किस में करना है अपने को, अस्फीति में। सो भाई देखो, स्फीति काली जाल और अस्फीति में कोई अंतर नहीं है। बेसिकली आपको एक का पता ना, तो आप उल्टा निकाल ही लोगे, क्योंकि भाई देखो हमने स्फीति निकाली, हमारे BR है अपना बैंक रेट, हमें पता है बैंक रेट बढ़ेगा तो ब्याज दर बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगा तो पूंजी की लागत बढ़ेगी, पूंजी की लागत बढ़ेगी तो जो साख की मात्रा उसमें कमी आएगी, साख की मात्रा में कमी आने के कारण जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें भी कमी आएगी, और जब मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी, जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रण में आएगी। वही पैसा आने जाए मार्केट में, क्योंकि नहीं ज़्यादा, तो भाई इन्फ्लेशन कैसे होगी ना, आइए समझ लीजिए। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर एक याद हो जाए तो आपको सारे याद होंगे। जैसे हम आप बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट, RRR, ठीक है। तो देखिए जब RR में कमी आएगी, जब RR में कमी आएगी, ठीक है, नीचे हो जाएगा, तो क्या होगा, ब्याज आय सृजित करने के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा RBI के पास रखा कोष रखना। चलो मैं इसका भी आपको उसको भेज दूंगा, मैं इसका भी ना, आप बोर्ड भी नहीं समझ पाओगे, मतलब मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा ना, क्योंकि और भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे, इसके भी मुझे बोल देना कि सर मुझे RR के नोट्स भेज दो, मैं भेज दूंगा, ठीक है। कमेंट, इंस्टा, फेसबुक जो आपको मिल रहा है करो, भेज देगा आपका भाई, आपको बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अब देखते हैं आपका CRR क्या है, वो तो मैंने वो पहले ही बताया था। देखो जब CRR में वृद्धि होगी, हाँ जब CRR में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो मांग जमाओं की एक दी हुई मात्रा के लिए नगद कोष है उसमें भी वृद्धि होगी। नगद कोष एक देता हूँ, ठीक है, मांग जमाओं के लिए नगद कोष, इसके मैं नोट आपको दे दूंगा, दिक्कत मत लो। आप मुझे बोल देना कि सर कमेंट में कि सर नोट्स भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, दिक्कत मत लो, ठीक है। क्या होगा, मांग जमाओं की एक दी हुई मात्रा के लिए नगद कोष में वृद्धि होगी, नगद कोष में वृद्धि। जब नगद कोष में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वाणिज्य बैंकों की
मुद्रा पूर्ति में कमी आएगी। जो मुद्रा की पूर्ति है वाणिज्य बैंकों द्वारा, मुद्रा की पूर्ति है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, उसमें कमी आने का कारण क्या होगा, उसमें कमी आने का कारण होगा मुद्रास्फीति और नियंत्रण में आएगी। सेम इसका उल्टा कर देना, कमी होगा स्फीति नियंत्रण में आएगी, समझ जाना। ठीक है, अब बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर में भाई वही है, बोल देना नोट्स भेज दूँगा भाई, मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको दिखा के बता दूँ। ठीक है, आई हो आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका रह गया है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि साख नियंत्रण के गुणात्मककरण। और मेरे भाई इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बेसिकली लास्ट टॉपिक होगा, ज़्यादा नहीं, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है इसमें सीमांत आवश्यकता, दूसरा है साख की राशि, तीसरा है नैतिक प्रभाव। यानी कि फर्स्ट है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड है आपका रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, एंड थर्ड है आपका मोरल सोशेशन। ठीक है, आई होप समझ में होंगे। नहीं समझे तो बता देना कमेंट में, भाई है जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू मेरे भाई, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।